गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। हम लोग आज इस वीडियो में माध्य माध्यिका बहुलक, मानक विचलन, विचलन गुणांक, परिसर, परिसर गुणांक है ना, इसका चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक होता है वो आता है आपका स्टैटिक्स के तहत, मतलब सांख्यिकी के तहत। और इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हर सेट में क्वेश्चन दिया था पिछला एग्जाम में। और बहुत सिंपल होता है, अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है माध्य माध्यिका बहुलक, मानक विचलन है इस तरह से, है ना। देखिए इधर सबसे पहले हमको पढ़ना होता है माध्य के बारे में। इसको हम लोग किसके तहत रखते हैं? स्टैटिक्स के तहत रखते हैं। स्टैटिक्स है ना, सांख्यिकी के तहत रखते हैं, सांख्यिकी के तहत रखते हैं। ठीक है। अब ये जो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है माध्य के बारे में पढ़ना होता है, जैसे मीन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्य पढ़ लेंगे तो माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में, माध्यिका अर्थात मीडियन के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बहुलक यानी मोड के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिसर अर्थात रेंज के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। और उसके बाद पढ़ेंगे विचरण, प्रसारण और प्रसार यानी वेरिएंस के बारे में। विचरण, प्रसार और प्रसारण और वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सातवां जो हम लोग पढ़ेंगे वो विचरण गुणांक। ये विचरण है, ये विचरण गुणांक है, दोनों में अंतर है। ये विचरण गुणांक है, परसेंटेज में आपको निकाला जाता है। तो ये विचरण गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जहाँ तक आप ये तीनों के बारे में बहुत अच्छा से जानते होंगे, थोड़ा सा हम पहले इसका चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इधर आएंगे परिसर, मानक विचलन, विचरण गुणांक, विचरण है ना, विचरण गुणांक, विचलन है ना, इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं मीन के बारे में अर्थात माध्य के बारे में। ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझना ये है कि अगर आपको माध्य निकालना रहे तो आप औसत जानते हैं। माध्य निकालना रहे तो आप औसत जानते हैं। माध्य अर्थात मीन कह सकते हैं, और औसत में कोई अंतर नहीं है। आप औसत के ही तहत इसको सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि एक संख्या 4 है और दूसरा संख्या 6 है, ये दोनों का मीन यानी कह सकते हैं माध्य क्या होगा। तो आप क्या करते थे औसत निकालने के लिए? दोनों को जोड़ के 2 से भागा। तो 4 और 2 6, सॉरी 6 4 10 और 10/2 यानी कह सकते हैं इसका माध्य क्या होगा? 5 होगा। बस इसी तरह से आपको माध्य बनाना होता है कि दिए गए संख्याओं को योग कर लेते हैं। जो दिए गए संख्या जितना रहेगा उसको योग कर लेते हैं, और जय को संख्या रहता है उतना बटा कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग एवरेज बराबर जानते हैं, एवरेज बराबर होता है सम बटा नंबर, सम बटा नंबर। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। मतलब आपसे अगर माध्य पूछे तो एकदम सिंपल समझिए कि दिए गए संख्याओं का योग, मतलब जितना भी संख्या दिया गया है उसका योग, और बटा दिए गए संख्याओं की संख्या। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए कि 4 और 6 का माध्य क्या होगा, तो 4 + 6/2, क्योंकि 2 संख्या था 2 से भाग दे दिए। इसी तरह से कई संख्या हो सकता है। कुछ ऐसे भी संख्या होते हैं, अगर छोटा छोटा नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं। जैसे 4 6 2 8 10 है ना। लेकिन कुछ बड़ा नंबर होता है तो उसको निकालने के लिए तो आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, मतलब सोल्यूशन करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम उपाय एक बताते हैं और एक क्वेश्चन को इसको लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि माध्य निकालिए, मतलब 20 15 17 19 21 23 19 18 का आपको माध्य निकालना है। तो हम बोले कि माध्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सभी दिए गए नंबर को योग कर लेना है। मतलब माध्य निकालने के लिए दिए गए सभी नंबर का योग कर लेना है, और जितना नंबर रहे, मतलब जितना संख्या रहे उसको बटा में लिख देना है। अब अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि सबको आपको पहले ऐड करना होगा। अब सबको पहले ऐड कर लेंगे, मतलब कह सकते हैं कि 20 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 19 + 18, और जितना नंबर है मतलब जय वो संख्या है उतना बटा में करना होगा। तो हम लोग एक तरीका को देखते हैं कि इसको अगर ऐड ना करें और थोड़ा सा इसको आसान करके सोचें तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। पहला तरीका तो हो गया, आप जान रहे हैं कि इसको माध्य निकालना है, तो जितना नंबर है सबको जोड़ देंगे, और जितना कह सकते हैं संख्या है इनका उसमें भाग दे देंगे। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर इस तरह का संख्या आपको दे दे, जब आपको लगे कि हम नहीं जोड़ पा रहे हैं या फिर जोड़ने में दिक्कत है, तो आप ऐसा सोचिए
कोई एक ऐसा नंबर इसमें से चूज करिए जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बीच हो। ठीक है, तो कोई एक नंबर यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बीच अगर कोई नंबर आप चुन सकते हैं। यहाँ पे सुविधा के लिए अगर हम बोले तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बीच का बोल रहे हैं। आप बाहर का भी कोई नंबर चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा 23 है और सबसे ज़्यादा 15 है, तो 20 को चूज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा 23 है, सबसे कम 15 है, तो अगर हम 20 को चूज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका माध्य 20 है, तो अब 20 से हम सब में तुलना करेंगे। सब में 20 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो हम किसी भी नंबर को चूज कर सकते थे, हम 20 को चूज किए हैं। अब क्या करना है आपको? 20 को चुने हैं। अब क्या करना है आपको कि सबसे तुलना करना है, सबसे कंपेयर करना है। अगर कम है तो माइनस में लिखना है, जितना कम है उतना माइनस में, और जितना ज़्यादा है उतना प्लस में। अब बताइए 20 से ही कम है कि ज़्यादा? तो 20 है, तो यहाँ इसके लिए 0। ये 20 से कम है कि ज़्यादा? कम है, तो यहाँ पे -5। बात समझ में आ रही है? 20 से तुलना करते हैं तो 20 से ही कम है कि ज़्यादा? तो कम है, तो -5। अब ये 20 से कम है कि ज़्यादा? तो 20 से कम है, तो कितना कम है? तो -3। ये 20 से कम है कि ज़्यादा? तो कम है, तो कितना कम है? तो -1। अब ये 20 से ज़्यादा कि कम? तो ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा? तो 1 ज़्यादा। ठीक है, फिर 20 से ही कम है कि ज़्यादा? तो ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा है, तो ज़्यादा को प्लस में और कम को माइनस में। अब 20 से ये कम कि ज़्यादा? तो कम है, तो माइनस होगा। अब ये 20 से कम है 18 की ज़्यादा? तो कम है, तो कम के लिए माइनस और ज़्यादा के लिए प्लस। 2 कम है तो 2 लिखेंगे। फिर से सुन लेंगे, किसी भी एक नंबर को चूज कर लेना है, चुन लेना है। कोशिश करिएगा कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा का बीच में रहे। आप कोई भी अलग से भी नंबर चूज करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। और जिस नंबर को आप चुने हैं उस नंबर से तुलना करिए। अगर ये कम है तो माइनस में लिखिए जितना कम है, अगर ये ज़्यादा है तो उसको प्लस में लिखिए। अब यहाँ पे बात क्या रहे कि देखिए कुछ नंबर ऐसे हैं जो कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे +3 है, -3 है, यहीं पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे +1 है, -1 है, यहीं पे कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा? इसमें जोड़ना है। जो नंबर बचेगा इधर कैलकुलेट करने को करके उसको इसमें जोड़ना है। तो बताइए -5 और -1, तो -6 और -2, मतलब -8 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? -5 बचा, -1 बचा और -2 बचा, तो ये सबको जब ऐड करेंगे तो -8 होगा। और जितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। कितना नंबर है? 8 नंबर है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद, मतलब जोड़ने या घटाने के बाद जितना आएगा उसको प्लस करके यहाँ पे लिख लेना है। अब चूंकि हम इसका माध्य निकाल रहे हैं तो इसको माध्य माने हैं, मतलब मीन माने हैं, तो इसको भी मीन करना होगा। तो जय वो नंबर है उसमें इससे भाग दे देना है। तो नंबर कितना था? 8 था, तो 8 से भाग दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम डील करें तो 20, अब यहाँ पे तो -1 हो जाएगा, तो 20 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 19 आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका आंसर जो होगा वो 19 होगा। इसका माध्य जो निकलेगा वो क्या होगा? 19 होगा। फिर से सुन लेंगे, एक नंबर को चूज करना है, किसी भी नंबर को आप चुन सकते हैं। अगर कम है तो सबको माइनस में लिखेंगे और ज़्यादा है तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सबको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे प्लस करना है। अगर माइनस में है तो ऊपर माइनस में लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। जैसे -5 -2 -1 -2 -8 आया, तो +-8। अब चूंकि इसको हम माध्य माने हैं, औसत माने हैं, तो जय वो नंबर है तय से भाग देंगे, ये भी औसत में बदल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 76 48 84 170 64 का माध्य 68 है, तो x का मान क्या होगा? पिछला क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, आपको माध्य पूछा गया था। यहाँ पे माध्य आपका क्या है? यहाँ पे माध्य आपका दे दिया है। तो जब माध्य आपको दे दे, मतलब मीन आपको दे दे, तो आपको अलग से कोई नंबर चुनने की आवश्यकता नहीं है। आपको अलग से या फिर इसी में से कोई नंबर चुनने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मीन देगा, मतलब जो माध्य देगा, बस उसी से इसको कंपेयर कराना है, उसी से तुलना करना है। पिछला क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि कोई इसी में से एक नंबर को चूज कर ले रहे थे, मतलब वहाँ पे 20 को चूज किए थे, उस तरह का सीरीज में। तो यहाँ पे आपको इसमें से कोई नंबर को चुनना नहीं है या फिर अलग से नहीं चुनना है। आपको जो माध्य दिया हुआ है उसी से तुलना करना है ना? कब? जब यहाँ से कोई नंबर गायब कर देगा तब। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 76 48 84 170 और 64 का माध्य 68 है। तो बताइए कि x का मान क्या होना चाहिए? मतलब x का मान क्या हो, इसके लिए 68 इसका क्या हो? माध्य हो।
तो जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले तो करना क्या है कि अब आपको इसमें से नंबर को नहीं चूज करना है, मतलब नहीं चुनना है। आपको जो औसत दिया मतलब माध्य दिया हुआ है उसी से आपको तुलना करना है। तो अगर हम इसको तुलना करते हैं तो 68 से ही ज़्यादा है कि कम, तो ज़्यादा है। तो 68 से कितना ज़्यादा है, कह सकते हैं कि 8 ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए प्लस। 68 से कितना कम है, तो कह सकते हैं 68 से कम है, यानी कह सकते हैं 20 कम है। 68 से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा है कितना, तो कह सकते हैं 12 4 16 ज़्यादा है, तो प्लस ज़्यादा के लिए। अब 68 से कितना ज़्यादा है, तो 2 कम है, तो प्लस 2 रहेगा। 68 से कितना कम, तो 4 कम है, तो -4। हम बोलें कि तुलना करने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा है तो प्लस में लिखेंगे और कम है तो माइनस में लिखेंगे। ये ज़्यादा था 8 तो 8 प्लस में लिखे, कम था तो -20 में लिखें। अब 84 ज़्यादा था तो प्लस में लिखें, ठीक है। ये ज़्यादा था तो प्लस में लिखे, ये कम था तो माइनस में लिखें। अब इसी में से बोले कि आपको जब मिसिंग नंबर दे देगा, कहीं पे गायब कर देगा नंबर को, तो आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो इसका माध्य दिया होगा उसी को आप चूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 68 को चूज किए तो ये आपका परिणाम आया। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखिए -20 और -4 24 होता है माइनस, और 18 और 16, 18 4 20 और 4 24। इसका मतलब है कि ये सारा नंबर जो है वो कट जाएगा। बचा क्या, 2। क्या बचा, 2 बचा। अगर हमारा औसत 68 है, अगर हमारा औसत 68 है और बच जाता है 2, तो बचता कब है, जब ज़्यादा होता है। बचता कब है, जब ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको अगर प्लस में आए तो घटा देना होता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे 66 होना चाहिए। एक बात को सुनेंगे, यहाँ पे +2 बचा, तो बचता कब है, जब ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि अगर प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस में अगर बचेगा तो घटाएंगे, प्लस में आएगा तो घटाएंगे और माइनस में आएगा तो जोड़ेंगे। प्लस में आएगा तो घटाएंगे और माइनस में आएगा तो जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे बचा कितना, +2 बचा। तो अगर प्लस में बचा है इसका मतलब है कि 68 हम लेके चले थे, तो 68 में से इसको 2 को क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। हम समझते हैं, ये बात क्लियर होगा। आते हैं आगे, देखिए अब आते हैं माध्यिका पर। हम माध्य में 2 क्वेश्चन आपको देख लिए, और उस तरह से ही देगा। आपको क्या करना है कि जितना नंबर रहेगा सबको जोड़ देना है, और जितना उनका संख्या है उतना से भाग देना है, बस। उसमें कुछ नहीं है। 1-2 क्वेश्चन हम बताएं कि आप उस तरह से सोल्यूशन करें ताकि आपका सोल्यूशन जल्दी हो। देखिए माध्यिका क्या कहता है कि जो भी डाटा आपके पास दिया हुआ रहेगा, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, उसको या तो आप बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए और नहीं तो घटते हुए क्रम में सजा लीजिए। बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए चाहे घटते हुए क्रम में सजा लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि 1 5 7 9 10 12 है ना, इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये तो खैर आप सजा के दे दिए हैं आपको, तो ऐसा आपको दे देगा, सजाया हुआ बिना रहेगा। 9 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, 12 दे देगा, 19 दे देगा, और आपको बोलेगा कि इसका माध्यिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्यिका। तो हम बोले कि पहला काम आपको क्या करना है कि इसको या तो बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए, है ना, या फिर घटते हुए क्रम में सजा लीजिए। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो बढ़ते क्रम मतलब कि सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा क्या है, 1 है, उसके बाद 5 है, मतलब बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, तो 7 है, उसके बाद उससे बड़ा तो 9 है, तो उसके बाद उसके बड़ा तो 12 है, इससे भी बड़ा तो 19 है। जब सजा लेंगे तो एक बार गिन लेना है कि कहीं कोई नंबर छूटे नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऊपर भी था, 6 नंबर यहाँ भी ले। फिर से सुन लीजिए कि माध्यिका निकालने में कुछ नहीं आपको करना होता है कि जितना नंबर देगा उसको पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेना है। तो हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब इधर से देखना है कि जो बीच में पड़ता है वही आपका मीडियन होता है। जो बीचों बीच पड़ेगा वही आपका माध्यिका होगा, वही आपका मीडियन होगा। देखिए अगर 3 इधर से चले, 3 इधर से चले, तो बीच में तो नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब बीच में कोई नंबर नहीं पड़े तो क्या करना है समझिएगा, 2 इधर से चलते हैं, 2 इधर से चलते हैं। अब यहाँ पे बीच में 2 नंबर पड़ा, 7 और क्या पड़ा, 9 पड़ा। अगर मान लीजिए कि एक नंबर कम रहता,
1 5 9 12 19 रहता तो आपका आंसर 9 होता, आपका आंसर 9 होता। लेकिन यहाँ पे 6 नंबर है इसलिए बीच में पड़ा, तो कह सकते हैं कि 2 इधर से लिए 2 इधर से लिए, तो इसका मतलब है कि इसका जो माध्यिका होगा वो जो नंबर 2 बीच में बचा उसको जोड़ के 2 से भागा दे देना है। बात को समझ रहे हैं? जोड़ के 2 से क्या करना है? भागा दे देना है। तो कह सकते हैं 9 7 16, 16/2 यानी कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। इसका आंसर 8 होगा। फिर से सुन लेंगे, दिए गए नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे और नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, ठीक है? या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, नहीं तो घटते क्रम में सजा लेंगे। और उसके बाद क्या करना है कि आपको बीच का नंबर ही मीडियन होता है। अगर बीच में कोई नंबर नहीं पड़ता है तो 2 नंबर जरूर पड़ेगा आपको। जैसे इधर से देखें तो 2 लिए, इधर से 2 लिए तो बीच में 2 पड़ा, तो 7 और 9 तो जोड़ दिया, 9 7 16। अब इसके 2 से डिवाइड किया यानी कितना कह सकते हैं? 8 होगा। तो माध्यिका में कुछ नहीं है, बस यही आपको करना है कि या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए और नहीं तो फिर घटते। एक काम जरूर करना है कि सजाते के बाद उसको गिन लेना है, काउंट कर लेना है, ठीक है? हम समझते हैं कि मीडियन आपको समझ में आया हो, ठीक। आइए हम लोग बहुलक को देखते हैं। देखिए बहुलक में क्या होता है, जैसा नाम है बहुलक, है ना? तो बहुलक में क्या होता है कि जिसकी बहुलता होती है, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, मतलब जो ज़्यादा बार उसमें दिखाई देता है। बहुलक मतलब जो लक में ज़्यादा हो, यानी कह सकते हैं कि जिसकी चर्चा ज़्यादा बार हो, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, वही हमारा बहुलक होता है। जैसे अगर हम बोले 1 2 4 3 2 1 5 2 7 2, अगर इसका हम बहुलक आपसे पूछें तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? देखिए, अब ज़्यादा बार की बात करें तो देखिए 1 है 2 बार और 2 है 3 बार, 2 है 3 बार है, 4 बार यहाँ पे है, 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार है। अब सबसे ज़्यादा बार जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। तो यहाँ पे जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। बहुलक क्या होगा? 2 होगा। यानी दिए गए आंकड़ा को बहुलक जो होगा, दिए गए नंबर का बहुलक जो होगा वो आपका 2 होगा। मतलब सिंपल सी बात समझिए कि बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो, यानी बहुलता हो, जिसकी संख्या की बहुलता हो, यानी जो ज़्यादा बार दिखाई आपको दे वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। आपको गिन लेना है, ठीक है? एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। जैसे मान लीजिए कि 2 है 3 है 2 है 5 है 3 है 7 है 9 है 7 है 8 है फिर 3 है। अब हमसे आपसे इसका बहुलक पूछें तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। देखिए 2 है 2 है 2 2 बार आया है, 7 है 2 बार आया है, लेकिन 3 देखिए 1 2 3 बार आया है। तो 3 की संख्या यहाँ ज़्यादा बार है, इसलिए हमारा बहुलक जो होगा, हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 3 होगा। तो हम समझते हैं कि बहुलक में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होता होगा, ठीक है? आइए देखिए परिसर में क्या है, मतलब परिसर अर्थात रेंज में क्या है। तो रेंज का मतलब होता है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को आपको घटा देना है और कुछ नहीं। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज यहाँ तक सीमित है, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होता है। बस थोड़ा सा बात ध्यान रखेगा। तो इसके बाद जो हम बताएंगे उस पर विचार करना है, ध्यान दीजिए। परिसर, तो परिसर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को क्या करिए? घटा दीजिए, आपका परिसर आ जाएगा। जैसे 1 2 5 9 13 19 17 20 है। अगर हम इस आंकड़ा का आपको परिसर पूछें, क्या पूछें? परिसर पूछें, रेंज पूछें, तो आपको परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर को घटाना होता है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 20 है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 20 है। और सबसे छोटा नंबर 1 है, तो इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा? 19 होगा। परिसर का मतलब सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर को घटा देना है। सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर को घटा देना है, मतलब बड़ी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है? घटा देना है, वही आपका परिसर होता है। दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देता है, ये तो सिंपल होता है, माइनस में करके दे देता है। जैसे क्वेश्चन हम देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको पहचानने में दिक्कत होता है और सोल्व करने में थोड़ा सा परेशानी लगता है। तो उस बात को हम लोग समझेंगे कि अगर मान लीजिए -2 है, -3 है, -8 है, -15 है, -17 है, -19 है और -20 है।
और अगर आपको इसका परिसर देखना है, परिसर देखना है मतलब रेंज देखना है, तो हम बोले कि परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाइए। तो जब पॉजिटिव था मतलब जब प्लस में था तो आप बहुत आसानी से जो बड़ा था उसको बड़ा कह रहे थे और जो छोटा था उसको छोटा कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे सीधा उल्टा हो जाता है। अब जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, ऐसे समझिए। देखिए 2 रुपया के कर्जदार है, 3 रुपया का कर्जदार है, 8 रुपया का कर्जदार है, 15 रुपया का कर्जदार है, ये 17 रुपया का कर्जदार है, 19 रुपया का कर्जदार है, 20 रुपया का कर्जदार है। तो बताइए कि सबसे अमीर व्यक्ति तो यही ना है कि इसके पास 2 रुपया का कर्जा है। तो यही चीज़ समझना है कि अगर जब आंकड़ा निगेटिव दे दिया जाए तो आपको समझना है कि सबसे बड़ा वही होता है जो सबसे छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा -2। अगर परिसर आपको निकालना है, अगर आपको परिसर निकालना है तो सबसे बड़ा हो जाएगा -2 और सबसे छोटा आपका हो जाएगा -20। तो घटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि -20 को इसमें से घटाना होगा। बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब इसका परिसर हो जाएगा -2 और प्लस माइनस, अगर माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 20। यानी कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 18 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा बचिएगा कि सबसे बड़ा होगा जो सबसे छोटा, जैसे सबसे बड़ा दिखाई देगा सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा दिखाई देगा सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबके आगे क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आते हैं आगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा देखिए, इसके पहले हम लोग देखें माध्य माध्यिका बहुलक परिसर। माध्य माध्यिका बहुलक परिसर में आपको दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत आपको कहाँ से होता है, मानक विचलन, परिसर और परिसर गुणांक, है ना। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं मानक विचलन। तो मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मानक विचलन अगर आपको किसी भी आंकड़ा को निकालना रहे, जैसे मानक विचलन यहाँ पे पूछा गया है, कह रहा है कि 10, 11, 12, 9, 8 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है कि अगर आपसे मानक विचलन पूछे तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ा को, यानी दिए गए डाटा का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। तो बताइए कि 10, 11, 12, 9, 8, तो माध्य निकालना है। तो हम बताए थे माध्य मीन में कि सब नंबर को योग कर देना है और जय गो नंबर है तैसे क्या करना है, भाग देना है। तो सबको जब जोड़िएगा तो देखिए 12 और 8 20, 20 और 10 30, 11 9 कह सकते हैं 20, तो 30 और 20 50/5। इसका मतलब है कि आपका माध्य आ गया कितना, 10। फिर से सुन लेंगे, अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ा को माध्य निकालिए। तो माध्य का मतलब दिए गए नंबर का योग बटा नंबर। तो कह सकते हैं कि ये सबको हम ऐड करेंगे तो 50 आएगा। अब 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग देंगे। अब आपको मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, मानक विचलन। तो अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो आप स्क्वायर रूट पहले ले लेंगे। ठीक है, पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो 10 आया है वो माध्य आया है। तो आपको क्या करना है कि हर संख्या में से इस माध्य को घटाना है। तो 10 में से क्या करेंगे, 10 घटाएंगे तो 0 आएगा और जो बचेगा उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब 11 में से 10 घटेगा, मैंने माध्य को घटाना है इस नंबर में से, तो 11 में से 10 घटेगा क्या होगा, 1 का स्क्वायर। जो बचेगा उसको स्क्वायर करके प्लस में लिखते जाएंगे। 12 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही बात। 9 में से 10 जाएगा तो -1 होगा, बस जो आएगा उसको -1 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए 8 में से 10 जाएगा क्या आएगा, तो -2 आएगा, तो यहाँ पे -2 कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम बोले कि सबसे पहले आपको माध्य निकालना है और माध्य निकालने के बाद प्रत्येक नंबर में से इसको घटाना है, जो बचेगा उसको स्क्वायर करते हुए प्लस में लिखना है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो ये काम करने के बाद, मतलब सबको घटाने के बाद, मतलब इसमें से इसको घटाने के बाद सब पर स्क्वायर करके ऐड कर देना है। और नीचे में जितना संख्या है, जैसे है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम नीचे में 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब जितना नंबर रहेगा उतना से नीचे में आपको क्या करना है, भाग देना है। चलिए, आपका मानक विचलन तैयार है। देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 दूनी के 4, यहाँ से जोड़ते हैं 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी के 4, और बटा में क्या होगा
5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सबको ऐड करते हैं तो 5, 4 और 4 8, 8 और 2 10। इसका मतलब है कि 10/5। तो 10/5 का मतलब क्या कि 2, यानी कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, √2 होगा। इसका आंसर √2 होगा। फिर से सुन लेंगे। सबसे पहले माध्य निकालेंगे और इस माध्य को हर संख्या में से घटाएंगे। 10 में से 10 घटा 0, 11 में से 10 घटा 1, 12 में से 10 घटा 2 और 9 में से 10 घटा -1, 8 में से 10 घटा -2। और जब एक कर लेंगे तो सबको आपको स्क्वायर करते हुए प्लस में लिखना है और जितना नंबर है उतना बटा में क्या लिखना है, संख्या लिखना है। तो 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 कितना था, 5 था, तो बटा में 5 लिखे। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, जो नंबर आपका लास्ट में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। यानी कह सकते हैं कि इस आंकड़ा का मानक विचलन क्या होगा, √2 होगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर मानक विचलन का कि 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखें कि अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ा का मतलब दिए गए डाटा का माध्य निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर कह सकते हैं कि दिए गए सभी नंबर का योग, दिए गए सभी नंबर का योग। तो अगर आप चाहें तो इसको मन में भी ऐड कर सकते हैं और नहीं तो लिख के भी कर सकते हैं। तो हम लोग मन में अगर करें तो 10 20 30 40 50, 50 आया। देखिए 11 और 9 20, यानी 50 और 20 70, 70 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। 11 और 9 20, यानी 70 और 20 90। फिर से सुन लेंगे। सबसे पहले अगर मानक विचलन निकालना है तो माध्य निकालते हैं। तो माध्य के लिए सबको जोड़कर जितना नंबर है उतना से क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको जोड़िए तो 10 20 30 40 50 हो जाएगा। 50 देखिए 11 9 20, यानी 50 और 20 70, 70 देखिए ध्यान दीजिएगा 70, 11 और 9 20, यानी कह सकते हैं 70 और 20 90। तो 90 और बटा में टोटल संख्या, तो टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9, इसका मतलब है कि इसका माध्य जो आएगा वो 10 आएगा। इसका माध्य कितना आएगा, 10 आएगा। अब आपको मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, मानक विचलन। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखें कि मानक विचलन अगर निकालना है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, तो अंडर रूट पहले करना है। अंडर रूट पहले कर लिए। अब बताइए प्रत्येक संख्या में से माध्य को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 में से 10 घटेगा, 0 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल। फिर देखिए 10 में से 10 घटेगा, 0 का स्क्वायर होगा। फिर 9 में से 10 घटेगा, -1 का स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हैं। बोले थे कि जो माध्य आएगा वो प्रत्येक संख्या में से घटा के स्क्वायर करके लिखना है। 10 में से 10 घटेगा, फिर क्या होगा, 0 का स्क्वायर होगा। फिर 10 में से 10 घटेगा, क्या होगा, 0 का स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा कि 11 में से 10 घटेगा, 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस। फिर देखिए यहाँ पे पहुँच गए हम लोग, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर अगर यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहाँ पे बात करें कि 10 में से 10 घटेगा, फिर 0 का स्क्वायर होगा। फिर प्लस 11 में से 10 घटेगा, 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 9 में से 10 घटेगा, -1 का स्क्वायर होगा। पिछला क्वेश्चन में हम इस बात को चर्चा किए थे कि जो माध्य आएगा प्रत्येक संख्या में से घटा देना है और उसको स्क्वायर करते हुए लिखना है। अब जितना नंबर है उतना बटा में संख्या लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखें 9 लाए थे, तो 9 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए 0 0 0 सब जगह 0 है, लेकिन कहीं कहीं 1 है, तो 1 को ले लेते हैं। देखिए 1, ये तो 1 ही बनेगा। 1 1 2 2 और 1 3 और 1 4, यानी कह सकते हैं कि आपका जो आएगा 4/9 आएगा, 4/9 आएगा। बात को समझ रहे हैं। तो 4/9 का मतलब क्या होगा कि 9 2 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। इसका मतलब है कि आपका मानक विचलन इस आंकड़ा का क्या होगा, 2/3। सुन लीजिए फिर से। जो माध्य निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि मानक विचलन में माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के बाद प्रत्येक संख्या में से क्या करना है, घटाना है। प्रत्येक संख्या में से घटाने के बाद सबको जो बचेगा उसको स्क्वायर करते हुए प्लस में लिखेंगे और बटा में क्या करेंगे, जितना संख्या है उतना बटा से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। और आपका जो आया 4/9 आया, तो इसका वर्गमूल कह सकते हैं 2/9 होगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर इस आंकड़ा का क्या है, 2/3 है, ठीक है। देखिए अब हम लोग सीखते हैं विचरण, प्रसारण या प्रसार निकालना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है। मानक विचलन आप देखें पिछला क्वेश्चन में कि मानक विचलन आप कैसे निकालें। आप एक फॉर्मूला याद रखिए, मतलब एक संबंध याद रखिए दोनों में,
और ये बन जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए विचरण, तो चरण दो गो मैंने 2 बार लिखना होता है। जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा उसको डबल कर दिया, मतलब 2 बार गुना कर दीजिए, आपका विचरण हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आपको अगर विचरण पूछे या प्रसारण पूछे या प्रसार पूछे, प्रसारण पूछे या फिर क्या पूछे, प्रसार पूछे, बात एक ही है। विचरण कह सकते हैं, प्रसारण कह सकते हैं और प्रसार कह सकते हैं। ये सबका मतलब एक ही होता है। विचरण मतलब कुछ नहीं करना है, जो मानक विचलन होगा, जो मानक विचलन होगा उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। विचरण, प्रसारण या प्रसार, विचलन, प्रसारण या प्रसार, यानी कह सकते हैं वेरिएंस। अगर आपको विचरण, प्रसारण या प्रसार या निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न में मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, उसको स्क्वायर कर देना है। उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो विचलन का मतलब कह सकते हैं कि मानक विचलन का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मतलब 2 बार गुना कर देंगे। तो हम कह सकते हैं विचरण प्रसारण प्रसार बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि मानक, ध्यान दीजिएगा, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, दे दिया है कि मानक विचलन कितना है, 9 है, तो आपसे पूछा है कि बताइए विचरण क्या होगा। विचरण, हम बोले कि चरण 2 गो, मतलब 2 बार गुना करना है। जब भी विचरण की बात करें, चरण की बात करें, विचरण प्रसारण मतलब प्रसार करना है, 2 बार गुना करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि बंटन का मानक विचलन 9 है तो आप बताइए कि विचरण क्या है। क्या पूछा, विचरण। तो हम बताएं कि विचरण कहे या प्रसारण कहे या प्रसार कहे, तो विचरण बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि मानक विचलन का, ध्यान देंगे, मानक विचलन का होल स्क्वायर। इसका मतलब मानक विचलन कितना दिया, तो 9 दिया, तो 9 का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि मानक विचरण या प्रसारण या प्रसार में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी डाटा देगा वो मानक विचलन में दिया हुआ रहेगा, बस उसको आपको स्क्वायर कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, विचरण प्रसारण या प्रसार आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ था कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, मतलब आपको मानक विचलन दे दिया गया है, तो आपसे विचरण पूछ रहा है, प्रसार पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। विचरण बराबर याद रखिए मानक विचलन का क्या, होल स्क्वायर। तो 9 था तो 9 9 81, जो देगा उसको 2 बार गुना कर देना है, मतलब स्क्वायर कर देना है, तो 9 9 81। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक डाटा सेट का प्रसारण 144 है, अगर प्रसारण दे दिया, मैंने विचरण दे दिया, विचरण प्रसारण या प्रसार में कोई अंतर नहीं है। बोला गया कि प्रसारण 144 है, मैंने प्रसारण आपको दे दिया, तो पूछा कि बताइए मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि मानक विचलन दे दिया था, आपसे पूछा था प्रसारण या विचरण या प्रसार। ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला आपको पता है कि प्रसारण बराबर, ध्यान देंगे, प्रसारण बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन या कह सकते हैं कि विचरण बराबर या प्रसारण बराबर या प्रसार बराबर मानक विचलन का क्या, होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो यही दोनों संबंध आपको जोड़ के दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे जो संबंध दिया हुआ है कि प्रसारण आपको दे दिया है कि 144 है, तो जहाँ पे प्रसारण है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 144 को रख लेंगे। तो 144 को अगर रखते हैं तो इधर करेंगे मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन। तो जब इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो मानक विचलन आएगा, ध्यान देंगे, मानक विचलन आएगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्गमूल इसका होगा वो प्लस माइनस 12 होगा, क्योंकि अंडर रूट है 144। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा। बात को समझे, मतलब आपको कभी प्रसारण दे देगा, कभी मानक विचलन दे देगा, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रसारण या विचरण या प्रसार, प्रसारण विचरण या प्रसार बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि प्रसारण दिया हुआ था 144, जब 144 ये दिया हुआ था और हम जानते हैं कि मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन जब निकालना है तो इधर स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 144 का वर्गमूल 12 होता है,
तो चूंकि यहाँ मानक विचलन पूछा था तो मानक विचलन बराबर प्लस माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए अभी हम लोग पढ़े मानक विचलन पढ़े, विचरण, प्रसारण या प्रसार पढ़े। अब हमारा है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, बस यही तीनों में कन्फ्यूजन आपको होता है। विचरण गुणांक, ये गुणांक निकालना है, विचरण गुणांक निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, अगर आपको विचरण गुणांक निकालना रहे, क्या निकालना रहे, विचरण गुणांक निकालना रहे, क्या निकालना रहे, अगर विचरण गुणांक निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बटा माध्य, मतलब दिए गए डाटा का मानक विचलन बटा क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। मतलब मानक विचलन निकालेंगे ऊपर रखेंगे और जो माध्य निकालेंगे वो नीचे रखेंगे और गुना कर देंगे 100 से, गुना कर देंगे 100 से। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आया कि विचरण गुणांक का, किसका, विचरण गुणांक का, मतलब मानक विचलन बटा माध्य, मानक विचलन बटा माध्य, मानक विचलन बटा माध्य और गुने 100। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विचरण हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में आपको आएगा आंसर, प्रतिशत में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से गुना किए हैं तो प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विचरण गुणांक यानी मानक विचलन बटा माध्य गुने क्या 100, मानक विचलन बराबर मतलब मानक विचलन बटा माध्य गुने क्या 100। निकालना क्या रहता है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण और विचरण गुणांक में अंतर है। विचरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, लेकिन विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुने 100, मानक विचलन बटा माध्य गुने 100, मानक विचलन बटा माध्य गुने 100। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन विचरण गुणांक का, ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक आंकड़े का माध्य आपका 20 है, मतलब एक आंकड़े का माध्य 20 है, एक आंकड़े का माध्य 20 है। अगर मानक विचलन आपको दे दिया है कि 4 है, एक आंकड़े का माध्य 20 है और मानक विचलन आपका 4 है, तो आपसे पूछा है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। तो हम बताएं कि विचरण गुणांक बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, मानक विचलन, मानक विचलन। तो मानक विचलन कहाँ है, तो मानक विचलन, तो मानक विचलन यानी कह सकते हैं मानक विचलन बटा माध्य, मानक विचलन बटा माध्य, मानक विचलन बटा माध्य गुने 100। विचरण गुणांक बराबर याद रखिए मानक विचलन बटा माध्य गुने 100। तो मानक विचलन आप ढूंढिए कहाँ है, मानक विचलन देखिए, मानक विचलन 4 है तो ऊपर 4 रखेंगे, और माध्य कितना है, तो माध्य आपका 20 है तो बटा में 20 रहेगा। और निकालना है मानक गुणांक यानी कह सकते हैं विचरण गुणांक यानी कह सकते हैं 100 से गुना। तो आप इसको काटिए, कटेगा कै बार में, तो 20 × 5 = 100, यानी कह सकता है कितना प्रतिशत, यानी 20%। बात को समझे, इसका मान क्या होगा 20%, इसका आंसर आएगा 20%। तो ये था आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण, प्रसारण, प्रसार है ना, या फिर विचरण गुणांक। तो हम समझते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हम एक एक क्वेश्चन उदाहरण लेके आपको दिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अगर इस तरह का प्रश्न आपके पास आए या फिर सेट वगैरह आप बनाते हैं तो इस तरह का पूछा जाता है, तो ये सारे चीज़ को अप्लाई करके आप बनाइएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।